अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, हम पटना में हैं, चुनाव स्पेशल है और चुनाव के इस मौसम में आपकी अदालत के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसे व्यक्ति जो कानून के महारथी हैं, बातों के धनी हैं, पेशे से वकील, काम से मंत्री और सबसे बड़ी बात पटना के चहेते रविशंकर प्रसाद। तो आपकी अदालत में आज का यह खास मुकदमा शुरू करें लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद पर। इससे पहले एक नजर डालेंगे रविशंकर प्रसाद के पॉलिटिकल करियर। मोदी सरकार के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की पहचान एक मुखर राजनेता की है। रविशंकर प्रसाद उन बीजेपी नेताओं में शामिल हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे और नरेंद्र मोदी की सरकार में भी मंत्री बने। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर के तौर पर रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन को नई ऊंचाई दी। 2008 में उन्हें डिजिटल और ई गवर्नेंस के लिए काम करने वाले विश्व के 20 प्रभावशाली नेताओं में शुमार किया गया। देश में भी उन्हें डिजिटल भैया बुलाया जाता है। एबीवीपी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले रविशंकर प्रसाद साल 2000 से लगातार राज्यसभा के सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार वो पटना साहिब सीट से चुनावी मैदान में हैं। रविशंकर प्रसाद बीजेपी के प्रभावी प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। रविशंकर प्रसाद का मुकाबला बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा से है, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पेशे से वकील रविशंकर प्रसाद के लिए पटना साहिब सीट कितनी बड़ी चुनौती है, इसका जवाब खुद रविशंकर प्रसाद देंगे आपकी अदालत में। तो आइए मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम रविशंकर प्रसाद। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पर आरोप है कि इनकी पार्टी वोटों के लिए जुगाड़ करती है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो सिक्योरिटी फोर्सेस आपकी सरकार ने भेजे, केंद्र सरकार ने, वो बीजेपी को वोट पड़वा रही है। पर ये बताइए रजत जी, आपके चैनल पर हमने कई बार खुद देखा कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन में लोगों को वोट नहीं देने दिया जाए। ये बात ठीक है। नामांकन नहीं भरने दिया गया, सुप्रीम कोर्ट तक गए और तो और हिंदुस्तान के पहली काउंटिंग में भी वोट की स्टैंपिंग हो रही थी। तो ममता जी अगर लोगों को ईमानदारी से वोट नहीं करने दें, जो अरविंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद का प्रदेश है, तो सीआरपीएफ अगर वहाँ के लोगों को अपना वोट का मौका देते, इसमें गड़बड़ी क्या है? ममता जी क्यों परेशान है? अगर बहुत लोकप्रिय है तो वोट पड़ेगा, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, इसलिए परेशानी है। एक और शिकायत उन्होंने की है और ये शिकायत करने के लिए बहुत सारे नेता इकट्ठे हुए थे मुंबई में। शरद पवार, चंद्रबाबू नायडू, उसमें कांग्रेस के सीपीएम सीपीआई के नेता थे। उन्होंने कहा कि ये जुगाड़ करते हैं बीजेपी वाले ईवीएम मशीन से, वोट किसी को भी डालो वो कमरे पे चपड़ता है। ये बड़ा अच्छा सवाल आपका है। ममता जी 2 बार मुख्यमंत्री बनी, ईवीएम तो ईवीएम ठीक है। मायावती जी 2007 में बनी मुख्यमंत्री यूपी के, तो ईवीएम ठीक है। अखिलेश यादव बने 2012 में, तो ईवीएम ठीक है। राहुल गांधी की पार्टी अभी हाल में एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीते, तो ईवीएम ठीक है। बिहार में 2015 में नीतीश कुमार लालू जी जीते, तो ईवीएम ठीक है। जब बीजेपी जीते तो ईवीएम खराब, जब वो जीते तो ईवीएम ठीक। ऐसा कैसे चलेगा? अब वो मायावती जी तो अपना भाषण ये कहकर शुरू कर रही थी, अगर ईवीएम में गड़बड़ नहीं हुई तो हम जीत जाएंगे। तो ये हताशा है। वो देख रही हैं कि नरेंद्र मोदी की हवा पूरे हिंदुस्तान में बह रही है और पूरा हिंदुस्तान उनको दोबारा भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। ये है। देखिए, उन्होंने कहा कि 198 मुल्क ऐसे हैं जहां पर चुनाव होते हैं,
सिर्फ 18 मुल्कों ने एक्सेप्ट किया ईवीएम को, बाकी सबने रिजेक्ट कर दिया। ईवीएम कोई आज आया है क्या? मनमोहन सिंह बने ईवीएम से प्राइम मिनिस्टर तो ईवीएम ठीक है, 2009 में दोबारा जीते तो ईवीएम ठीक है। अब तो ये 98-99 से चल रहा है ना। मैं फिर कहता हूं, लोकतंत्र में जनता को अपने नेता, अपनी पार्टी को चुनने का अधिकार है। आप अच्छे हैं तो आइए मैदान में। तो आप जीते तो ईवीएम ठीक, आपको लगे आप हारने वाले हैं तो ईवीएम खराब। ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान की पब्लिक बहुत परिपक्व है और मैं उनको सैल्यूट करता हूं। किसको कब चुनना और किसको कब हराना वो जानते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये मोदी जी की हवा चल रही है? और क्या, कोई शक है क्या आपको? मुझे तो शक नहीं है, क्योंकि मैं सुनता हूं। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा आपकी अदालत में आए थे पटना में, वो ये कह रहे थे कि ये जो अब मोदी मोदी के नारे लगते हैं, कहते हैं मैं फिल्म वाला हूं, जानता हूं, वो एक्स्ट्रास को पहले भेज करके जैसे शोर मचाते हैं ऐसे हर जगह होता है। देखिए रजत जी, मैंने एक फैसला किया है कि चूंकि मैं उनके खिलाफ लड़ रहा हूं, मैं उनका नाम कभी नहीं लूंगा। ये लड़ाई मुद्दों की होगी। लेकिन अगर उन्होंने इस देश के वोटर्स की तुलना फिल्म के एक्स्ट्रा से की है तो ये बहुत पीड़ा की बात है। ये भारत के वोटर्स का यही है। लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग तरह के जुगाड़ बताते हैं कि बीजेपी कैसे जीतेगी। जैसे मायावती जी अपनी स्पीच में कह रही थी कि नरेंद्र मोदी अपने आप को पिछड़ा बताते हैं। वो पिछड़े तो है नहीं, वो तो अगड़ी जाति के हैं। तो गुजरात में वो पिछड़े बन गए तो सब मोदी पिछड़े बन गए। देखिए, मायावती जी को 14 साल वो थे मुख्यमंत्री गुजरात के, 5 साल से वो देश के प्रधानमंत्री। गरीबी में पैदा हुए, पिताजी स्टेशन पर चाय बेचते थे, वो चाय बांटते थे बचपन में। माताजी पड़ोस में बर्तन मांज करके परिवार चलाती थी। अब मायावती को आज लगता है तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी जी देश के नेता हैं, गरीबी में पैदा हुए, पिछड़े परिवार में पैदा हुए, लेकिन उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, वो लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार में, उत्तर प्रदेश में जात पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अगर एक बार फिर से मोदी जी आए तो SC ST का जो आरक्षण है उसको खत्म कर देंगे। ये लोग तो खिलाफ हैं आरक्षण के। बहुत अच्छा किया आपने। SC ST को मजबूत हमने किया ना सुप्रीम कोर्ट के बाद, आप जानते हैं। कानून मंत्री के रूप में मैंने कार्रवाई की और बाकी समाज कल्याण मंत्री ने किया। और OBC को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? OBC कमीशन को, हमारी सरकार ने। लेकिन हमने उनकी भी चिंता की, अगड़ी जाति के गरीबों की भी चिंता की। 10% उनके लिए भी स्कूल में, कॉलेज में और नौकरी में आरक्षण किया, क्योंकि हमारा है सबका साथ सबका विकास। और एक बात मैं कहूंगा, आज रजत शर्मा जी के सामने आपकी अदालत पर नरेंद्र मोदी सरकार का कानून मंत्री घोषणा कर रहा है आरक्षण कभी नहीं हटेगा SC ST के लिए, OBC के लिए। मैं वादा करना चाहता हूं, ये सब हारे हुए लोग झूठ बयानी कर रहे हैं। हम लोग सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं और जरूर करेंगे। आपने इतनी स्ट्रांगली कह दिया तो अब इसके बारे में क्या कहूं। लेकिन एक बात की चर्चा हर जगह है और यहाँ बिहार में बहुत ज्यादा है कि जो मुसलमान वोटर्स हैं उस पर आप जरा भी यकीन नहीं करते, उनको डराते हैं। देखिए, आज मैं आपके चैनल पर एक बात कहना चाहता हूं। सबका साथ सबका विकास में हमने मुसलमानों के लिए, और अच्छा किया मैं यहां जब ये बात कर रहा हूं, उनके लिए हुनरे हाट लगाया कि नहीं लगाया, स्किल डेवलपमेंट में करते हैं कि नहीं करते हैं। 3 तलाक की बेटियां जो परेशान थी 3 तलाक से, इसी कानून में रविशंकर प्रसाद ने कानून लाया। आप जाके देखिए, वो 3 तलाक की बेटियां मिलती हैं तो कहती हैं आपने, हमारी आज ईद है, हमारा आज 15 अगस्त। लेकिन एक उदाहरण दे दीजिए मुझे आप। जलपाईगुड़ी में एक चाय बागान में करीमुल हक नाम का एक मजदूर है। उसकी मां मर गई क्योंकि अस्पताल नहीं पहुंच पाया, एम्बुलेंस, पहाड़ों में उसका मकान था, गांव था। वो अपने मोटरसाइकिल पर बीमार लोगों को अस्पताल ले जाता है, 2000 की जान बचाई। एक दिन PMO से फोन गया कि आप करीमुल हक हैं? आप, अब वो उस समय पत्ती चुन रहा था चाय बागान में। उन्होंने कहा जी आप ऐसा काम करते हैं? कहा जी लीजिए, आपसे प्रधानमंत्री बात करेंगे। न करीमुल हक, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुमको हम पद्मश्री देने आ रहे हैं, तुम दिल्ली आओ, तुम्हारा हम सम्मान करने जा रहे हैं। उन्होंने तो कभी नहीं कहा उसकी जात क्या है, उसका संप्रदाय क्या है। सबका साथ सबका विकास, जो भी गरीब हैं, वंचित हैं, तो देश को आगे बढ़ाने का काम उनके लिए करेंगे। लेकिन हाँ, हम वोट की चाशनी नहीं परोसते। नहीं, लेकिन कितनी जगह ऐसे केसेस हुए, कोई मुसलमान है गायों को ले जा रहा है और मॉब लिंचिंग हुई, कितने सारे केसेस हुए। आपने बहुत सही कहा, कार्रवाई हुई। अब प्रधानमंत्री का क्या वक्तव्य है? मेरे सामने मेरे कार्यक्रम में आए थे कि उनको मत मारो, मारना है तो हमें मारो, गौ की सेवा करो। तो ये तो सख्त कानून भी किया है, कार्रवाई भी हुई है।
देखिए, किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, हमारी सोच बहुत साफ है, लेकिन गौ माता का इस देश में सम्मान होता है, सम्मान भी होना चाहिए, दोनों को मिलाकर साथ रखने की जरूरत है। और हमने बार बार कहा किसी को तंग नहीं करना चाहिए। लेकिन आपकी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह वो तो कहते हैं कि हरे रंग का झंडा ही बंद कर देना चाहिए। देखिए, गिरिराज सिंह ने किस संदर्भ में कहा है इसको समझना चाहिए। आजकल वायनाड बहुत चर्चा में है ना, राहुल गांधी अमेठी में स्मृति बहन से परेशान हैं तो वायनाड गए हैं, जहां 51% माइनॉरिटी के लोग हैं। वहां पर हर पार्टी को अपना झंडा दिखाने का अधिकार है, लेकिन मुस्लिम लीग का झंडा कांग्रेस के तिरंगे के ऊपर चढ़ा हुआ था और वो झंडा वही था जो पाकिस्तान का था। तो अगर गिरिराज के मुंह से ये पीड़ा निकली है, अब कल को वो कहेंगे कि चांद सितारे पर भी पाबंदी लगा दी जाए। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए, मुस्लिम लीग हिंदुस्तान के सियासत का फैसला नहीं करेगी। गिरिराज शर्मा, इस बात को समझा जाए, मुस्लिम लीग है हाशिए पर। एक बार उन्होंने पार्टीशन करा दिया हिंदुस्तान का 1947 में। अब इस मुल्क का ना कोई पार्टीशन होगा, ना मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स का कोई चलन होगा। हां, उनसे अलायंस कौन करते हैं? स्वनामधन राहुल गांधी। उनकी मदद से इलेक्शन को लड़ते हैं तो राहुल गांधी। अब अमेठी में आप उनको जीतनी दे देंगे, वायनाड में अलायंस नहीं करने देंगे, वो करें क्या? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, थोड़ा मुझे जवाब देने दीजिए। बीच में देखा उन्होंने जनेऊ पहनना शुरू किया, उन्होंने गोत्र की बात कही, वो नगरी नगरी द्वारे द्वारे भगवान शिव के दर्शन कर रहे थे। आपने कहा वो कहाँ गए थे, कैलाश मानसरोवर, तो उसकी भी फोटो अपलोड कर रहे थे। तो भैया, अमेठी में परेशानी थी तो जहां जहां गोत्र बताया था वहां चले जाते, इलेक्शन लड़ लेते। अब तो आपकी एमपी में सरकार भी बन गई है। कि उत्तर से दक्षिण वायनाड इसलिए गए कि वहां 51% माइनॉरिटीज है, इसलिए गए। एमपी में कैसे चले जाते? वहां आपने तो प्रज्ञा ठाकुर को खड़ा कर दिया। देखिए, जिन पर आतंकवाद में शामिल होने का चार्ज है, जो 8 साल जेल में रही, एनआईए के एक्यूज बनके, उनको टिकट लड़ी। रजत जी, आपका चूंकि आपकी अदालत देश का बहुत लोकप्रिय चैनल है, थोड़ा मैं विस्तार से जवाब देने की अनुमति चाहता हूं। उसी एनआईए ने कहा कि नहीं, कि प्रज्ञा के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। कल भी कोर्ट में कहा जब उनको रोकने के लिए रिट पिटीशन दायर हुआ था। समझौता ब्लास्ट में क्या कहा? कोई एविडेंस नहीं है। और समझौता ब्लास्ट में अमेरिका ने कहा था ना, कुछ बड़े बड़े पाकिस्तान के एजेंट आए थे, उसका इन्वेस्टिगेट करो। ये हिंदू टेरर की बात किसने कहा? भगवा आतंकवाद। जो हिंदू और भगवा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, उसको आपने जोड़ा आतंकवाद से। और कितना उसको पीटा गया, मारा गया, वो बताती हैं। आप छोड़ दीजिए, आपके भी चैनल पर आई थी। लेकिन वो बेल पर हैं, तो प्रज्ञा बेल पर हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकती। सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ये कहां का लोकतंत्र है, मुझे समझ में नहीं आता है। बेल पर जो है चुनाव लड़ सकता है, सजा पूरी हुई, कन्विक्शन हुआ तो आप ही लड़ सकते हैं। प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से प्रताड़ित किया गया और आज एनआईए ने साफ साफ किया है। उनसे चुनाव लड़ने पर दिग्गी बाबू इतने परेशान क्यों हैं? दिग्विजय सिंह, ये भगवा आतंकवाद को आगे बढ़ाने वाले दिग्विजय सिंह भी है, आपको मालूम है ना। चिदम्बरम, सुशील कुमार सिंधे, किसके लिए? सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। मुझे मालूम है कांग्रेस के लोग कहते थे कि हमारी पार्टी क्या कर रही है। राहुल गांधी ने क्या कहा था अमेरिका के राजदूत को खाने पर मनमोहन सिंह के पास? हिंदू रेडिकल चैलेंज इज मोर डेंजरस देन अदर चैलेंज, इस्लामिक चैलेंज ऑल्सो। ये बातें हमने सुनी है, फिर कहूंगा ये पब्लिक है, सब जानती है, समय पर सही फैसला करती है। तो ये पब्लिक का ही सवाल पूछ लेते हैं, पब्लिक का जिक्र कर रहे हैं। एक देशभक्त और एक आतंकवाद में क्या अंतर है? जैसे हेमंत करकरे जिन्होंने आतंकवादियों को ढेर गिराया, या साध्वी प्रज्ञा जो 9 साल जेल में रह के यातनाएं सही। आपका प्रश्न उचित नहीं है। साध्वी प्रज्ञा के बारे में मैंने विस्तार से जवाब दे दिया है। हेमंत करकरे के स्टेटमेंट को उन्होंने वापस लिया है। हमारी पार्टी ने भी कहा है और मैं भी कहता हूं, हेमंत करकरे एक देशभक्त था जिसने आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसका हम सम्मान करते हैं। ये हमारी पार्टी साफ साफ करती है। देखिए, हम देशभक्तों को रंगीन चश्मे से नहीं देखते, इस बात को समझिए। और इसीलिए मैंने वो बात की समझौता एक्सप्रेस की कि आपको सही अपराधियों की लीड मिल रही थी, आपने कार्रवाई नहीं की और फंसाने का काम किया। देशभक्त और देश के खिलाफ आतंकवाद की लड़ाई ऐसे नहीं चलती है।
ये मैं कहना। ये ठीक है, आप देशभक्तों को चश्मे से नहीं देखते, लेकिन मुसलमानों को जरूर हरे चश्मे से देखते हैं। आपका अपना बयान है मेरे पास में, आपने कहा कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते। देखिए, ये मुझे बिल्कुल गलत तरीके से तोड़ के प्रस्तुत किया गया था। हमने कहा था कि मुसलमान हमें कम संख्या में वोट देते हैं, लेकिन हमारा काम देखिए कि हम वोट से विकास को नहीं तोलते, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, जो हमने बताया। अच्छा किया आपने इस बात को आज कहा, तो मेरी भी आज आपके चैनल पर अपने मित्रों के लिए एक बात कहनी है। इस देश में दो धारा है। एक धारा है मलिक मोहम्मद जायसी की, रसखान की, कबीर की, हमारे अब्दुल हमीद की, मोहम्मद करीम छागला की, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, मौलाना आज़ाद की, जिन्होंने इस देश को एक देशभक्त के रूप में देखा। और बाकी कौन लोग पॉलिटिक्स करते हैं भी हमारे सामने में। और रजक जी, आज आपके चैनल पर एक बड़ी रोचक बात बताना चाहता हूं, हमारे नौजवान बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा। हम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आईएनबी मिनिस्टर थे, तो भारत पाकिस्तान का मैच था, तो हमें लाहौर से इन्विटेशन आया देखने के लिए। तो मैंने अटल जी से कहा सर जाऊं, कहा जाओ देखो क्या दुनिया है। तो उस दिन बड़ा मज़ा आया। इरफान पठान ने आउट करना शुरू किया, और जो जहीर खान था ना, उसने भी स्विंग डाला, पाकिस्तान के लोग आउट। तो मेरे बगल में विदेश मंत्री बैठे हुए थे पाकिस्तान के, वीआईपी लोग। कहा जनाब ये जहीर खान हिंदुस्तान में कहाँ का मुसलमान है। तो मैं चुप रहा। फिर वही मुझे बोली इरफान पठान के बारे में, फिर मैं चुप रहा। तो मोहम्मद कैफ इलाहाबाद, उसने 6 छक्के मार दिए। कहा रवि जी अब तो बताइए कहाँ का मुसलमान है। हमने कहा जनाब वो तीनों भारत माता के बंदे हैं और आपकी टीम को हराने के लिए आए हैं। ये सोच की बात है। लेकिन शायद इरफान पठान, मोहम्मद कैफ और जहीर खान की तारीफ करने से वोट बटने वालों को वोट नहीं लगता है, ये समस्या है। हाँ, इस बात को समझिए। अब मेरे लिए एक ब्रेक लेने का वक्त है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। एक ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में रविशंकर प्रसाद पर इल्जामात और सवालात का एक और। पटना शहर में हमारे मेहमान हैं, यहां से चुनाव लड़े रविशंकर प्रसाद। आपकी अदालत में अगला इल्जाम भारत के कानून में। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पर इल्जाम है कि इन्होंने वोटों के लिए सेना के पराक्रम का इस्तेमाल किया। अब देखिए, ये इल्जाम विरोधी दल वाले हर जगह लगा रहे हैं। पराक्रम सेना ने किया, बालाकोट पर एयर स्ट्राइक आर्म फोर्सेस ने की, और बीजेपी कह रही है कि इसके नाम पर हमें वोट दे दो। वो देश की सेना है, भारत की सेना है, बहादुर सेना है, सैल्यूट करता हूं। अटैक करने का परमिशन किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने ना। ये आप मुझे ये बताइए, 2008 में जो हमला हुआ था मुंबई में, 250 लोग मारे गए थे, तो उस समय तो एयरफोर्स तैयार थी। उस समय एयरफोर्स के चीफ ने आपके चैनल पर भी कहा कि हम तैयार थे, जहाज तैयार थे, उड़ाने का परमिशन नहीं मिला। देखिए, हमें इस देश की बहादुर सेना को विश्वास करना चाहिए। और मुझे आज पीड़ा से कहता हूं, उनकी शहादत का सबूत मांगा जा रहा है। वो सब कह रहे हैं, कपिल सिब्बल ने कहा, ममता बनर्जी ने कहा, उन्होंने कहा हमने वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ा, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ा, उसमें लिखा कि कोई मरा ही नहीं वहां। वैसे कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह जब बोलते हैं ना, तो हमारा वोट बहुत बढ़ता है, इसलिए हम चाहते हैं खूब बोलते रहें। छोड़ दीजिए आप। लेकिन क्या पूरी दुनिया सबूत मांग रही है? अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल, जो बड़े बड़े देश, वो जानते हैं क्या हुआ। और अगर नहीं हुआ तो पाकिस्तान विदेशी पत्रकारों को वहां जाने क्यों नहीं दे रहा है? देखिए, जो पाकिस्तान में हो रहा अलग बात है, लेकिन यह पहली बार हुआ है 70 साल के बाद कि सेना की शहादत का सबूत मांगा जा रहा है। पुलवामा में हुआ, 12 दिन में साफ कर दिया उसके कमांडर को, और 20 दिन में बालाकोट में बिल्कुल बिहारी भाषा में कटिंग, फिटिंग, सेटिंग कर दिया गया। आपको मालूम है? लेकिन जब पुलवामा की घटना हुई तो मोदी ने हम लोग कहा तुम लोग सब लोग शहीदों के गांव जाओगे जहां उनका शव आएगा। मैं संजय सिन्हा थे, मसौड़ी के पास के वो मरे थे, मैं उनके गांव गया था। रामकृपाल यादव भी थे, लाखों हजारों जवान तिरंगा लेके भारत माता की जय बोल रहे थे। मैं फतुहा में घाट पर गया, रात के 10 बजे 10,000 लोग आ गए थे। उन बच्चों ने तो कभी सबूत नहीं मांगा, उनकी बेटी, उनकी माँ, उनके बच्चों का चेहरा याद है। तो ये किससे, क्या देश के लोग आप पूछेंगे? देखिए, देश के लिए जीते हम लोग सभी हैं रजत बाबू, देश के लिए मरते कौन है? सेना के जवान, ऑफिसर्स।
कमांडर ने कहा चढ़ जाओ, मार देते हैं, अथवा तिरंगे में उनका शव आता है। कम से कम इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसी पर प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी तो 1-2 दिन की राष्ट्रवादी है और कांग्रेस हमेशा हर दिन की राष्ट्रवादी है। देखिए, मैं प्रियंका जी पर कभी नहीं बोलता, वो उनके भाई उनकी चिंता करें। आपने हमसे यहां पूछ दिया है, प्रियंका जी अब आज की कांग्रेस आपकी दादी की कांग्रेस नहीं है। आपने सही कहा, इंदिरा जी ने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी थी तो कितना उसके बारे में विस्तार से बोला था, हमने विरोध किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे महान नेता, उन्होंने कहा इंदिरा जी हमारा आपसे विरोध है लेकिन देश के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। और यहां इनको देखिए, तो अगर राहुल जी, कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, आरजेडी, मायावती, ममता जी को पाकिस्तान टीवी में अपना चेहरा दिखने के लिए खुशी है तो हमें कुछ नहीं है। हम तो देशभक्त हैं, देश के लिए लड़ेंगे और बहुत साफ है हमारा, अब देश के सीमा के अंदर नहीं, भारत शांतिपूर्ण देश है, किसी को छेड़ेगा नहीं। भारत को कोई छेड़ेगा तो भारत उसको छोड़ेगा नहीं, यह बहुत साफ साफ होता है। और हमने पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल खत्म किया है कि तुम ये अनुमम है ना, चिंता मत करो। और रजत जी, आपके समाचार पत्रों में मैं बार बार हफ्ते में 1-2 बार वो एक जनाब हाफिज सईद को देखता था, वो मुद्दी वो किस बिल में गायब है जी? और वो जो हत्यारा मसूद अजहर है वो कहाँ गायब है? ये है भारत की ताकत। अभिनंदन को गिरफ्तार किया, उस बहादुर ने 2 जेट को ध्वस्त किया, 2 दिन के अंदर अभिनंदन को पाकिस्तान को वापस करना पड़ा। यह है भारत की ताकत, इसको समझना चाहिए। देखिए, वो तो इमरान खान ने वहां के पार्लियामेंट में कहा था हमारा पीस जेस्चर है भारत की तरफ। वो नोबेल प्राइज की भी वकालत कर रहे थे, मालूम है ना अपने। अब देखिए, इमरान खान कितने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं आप भी जानते हैं। अब मैं मंत्री हूं ज्यादा। भारत एक तरफ तो आप कह रहे हैं शांति प्रिय देश है, घर में घुस के मारेंगे पाकिस्तान रोएगा, और आप कह रहे हैं शांति प्रिय देश है। प्लीज, आम पाकिस्तानियों को नहीं, पाकिस्तान की जनता को नहीं, आतंकवादी ठिकानों को अभी नहीं फिर मारेंगे। आपके सामने कर रहा हूं, आपने कहा अगर आतंकवाद करोगे तो कार्रवाई होगी। ये नया भारत है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये एक साहसी भारत है। और एक बात आपने देखा रजत बाबू, आपको मैं बाबू बोल रहा हूं क्योंकि बिहार में जब इज्जत करते हैं तो बाबू बोलते हैं, याद है ना? राजेंद्र बाबू, रजत बाबू, आप समझते हैं इस बात को। आज पहले क्या था, पाकिस्तान भारत की लड़ाई में सिर्फ रूस भारत के साथ और पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ। अब मोदी जी की अगुवाई में पूरी दुनिया भारत के साथ और सिर्फ चीन पाकिस्तान के साथ, यह भी हमने करके दिखा दिया। अब रवि बाबू, बड़ी चिंता है इससे राहुल गांधी को। हाँ, ये अच्छा लगा। तो राहुल बाबू ये कह रहे हैं कि सारे मुद्दे गायब हो गए, इस रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा है, किसान की कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ एयर स्ट्राइक की बात हो रही है, राष्ट्रभक्ति की बात हो रही है। राष्ट्रभक्ति का मुद्दा बना है क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया है, और हम राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे। जो सेना की शहादत का सबूत मांगेगा तो राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। आपने कहा इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना कि वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। बहुत अच्छा किया, आज मुझे इसका विस्तार से जवाब दे दीजिए। आज 10 साल में उन्होंने क्या किया मनमोहन की सरकार में नहीं बताया। हमने 15 करोड़ लोगों को 7.5 लाख करोड़ मुद्रा में दिया है, उसमें 4.5 करोड़ फर्स्ट टाइम SC OBC हैं। रोजगार मिले कि नहीं मिले? एम्प्लॉयड प्रोविडेंट इंश्योरेंस फंड के मुताबिक पिछले 1.5 साल में 2 करोड़ लोग रजिस्टर हुए हैं जिनको पेंशन मिलेगी, जो नए रोजगार पे आए। मैं देश का IT मंत्री भी हूं, आप भूल गए। भारत स्टार्टअप मूवमेंट में दुनिया का 2nd सबसे बड़ा देश बन गया है। मैं देश का इलेक्ट्रॉनिक का मंत्री हूं। मोदी जी ने कहा, रवि तुम कहते हो देश में 31 करोड़ मोबाइल फोन है, बनता कितना है? सिर्फ 2 फैक्ट्री थी। अब मोदी जी के राज में 5 साल में 268 फैक्ट्री आ गई है कंपोनेंट के साथ। 6 लाख लोग वहां काम कर रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, भारत दुनिया का 7th बिगेस्ट इकोनॉमी बन गया है, भ्रष्टाचार बंद है, सब कुछ ठीक है। और राहुल गांधी जी को रोजगार नहीं दिखाई पड़ता है, तो मैं क्या करूं इसके लिए? मैं कभी नहीं कहूंगा सब कुछ ठीक है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में रजत जी हम भारत को यहां तक ले आए, हम आगे यहां तक ले जाना चाहते हैं। वो लोग इस भारत को यहां ले जाना चाहते हैं। ये हैं बड़े सवाल इस चुनाव के। वो तो अपनी पब्लिक मीटिंग में एक ही बात बार बार कहते हैं, चौकीदार चोर है, राफेल में पैसे चुरा लिए, अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ डाल दिए, बहुत बार कहते हैं। देखिए, इस मुल्क में झूठ बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है।
और राहुल गांधी उस पद पर बैठे हैं जहां कभी उनके पिताजी, उनकी दादी जी, उनके परदादा जी, राजेंद्र बाबू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद बैठे हैं। इतना झूठ सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या छोड़ दीजिए आप। अब इन्होंने कहा अनिल अंबानी के 30,000 करोड़ रुपए दिया। राफेल के हेड ने कहा है हम देश में 100 को ऑफ टेक का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, लोगों को नौकरी मिलेगी। अनिल अंबानी को सिर्फ 800 करोड़ का लाइसेंस दिया है, वो एक प्लेन का पार्ट बनाएंगे। आप करें 30,000 करोड़ दिया है। अब उनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी किया है, आपने देख लिया, अब उनका जवाब वहां देंगे वो। लेकिन जो चौकीदार चोर है, तो हमारे बिहार में एक कहावत है ना, 100 चूहे खाए के बिल्ली। आप बेल पर, माताजी बेल पर, 2G घोटाला, कोल घोटाला, घोटालों की फेरिस्त है। और मुझे गर्व है नरेंद्र मोदी की सरकार में एक दलाल को हिम्मत नहीं है कोई मंत्री को घूस दे दे। ये काम हमने करके दिखाया है। मैं टेलीकॉम मंत्री रहा हूं, बाकी मंत्री रहा हूं। लेकिन रजत जी, एक बहुत ही गंभीर मामला है। क्या देश की वायुसेना को मारक जहाज चाहिए कि नहीं चाहिए? आज नौजवान बैठे हुए हैं, मैं इनके सामने बताना चाहता हूं, अगर राफेल जहाज होता तब बालाकोट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हिंदुस्तान की सीमा से ही मार गिराते हैं। यह है राफेल। तो अब तो बार बार मामले सामने आए। कोई संजय भंडारी का नाम आपने सुना ही होगा जी। उनके संबंध राहुल बाबू के एक बड़े अंतरंग बहनोई से भी हैं, ये भी आपने सुना होगा। वो यूरोकॉप्टर के लॉबिस्ट है, ये भी आपने सुना होगा। ये तो कॉर्पोरेट राइवलरी है। राहुल गांधी से मैं एक ही बात कहूंगा, थोड़ा बड़े बनिए। अब बाबा नहीं है आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और देश हित का सोचिए। शत्रुघ्न जी कह रहे थे कि राफेल पर मोदी जी कुछ बोलते नहीं, इसको बिहार में थेथराई कहते हैं। देखिए, मैं कहा हूं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। 22 साल हमारे पार्टी के वो एमपी थे, 12 साल राज्यसभा, 10 साल लोकसभा। पहली बार बोल रहा हूं आपके चैनल पर। पार्टी ने इतना सम्मान दिया। 14 में वो जीते नरेंद्र मोदी की हवा के कारण। पूछ लीजिए, यहां बच्चे बैठे हुए हैं पटना में। और आज जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग दुनिया के एक बड़े नेता मोदी जी के लिए करते हैं, पीड़ा होती है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या कहा था उन्होंने? बंगाल में हमने सुना है। और आजकल तो वो अपनी नई पार्टी में स्तुतिगान भी बहुत कर रहे हैं। अब छोड़ दीजिए, क्या बोलूं। वो नई पार्टी की बातें बता रहे थे जो राहुल जी हमेशा बताते हैं कि हम 72,000 रुपए देंगे, ये गेम चेंजर है, क्रांति हो जाएगी, लोगों को न्याय मिलेगा। अच्छा, मैं ये बताइए, राहुल गांधी जी 10 साल मनमोहन की सरकार में माताजी के साथ बहुत पावरफुल थे। उनके पिताजी के 5 साल और उनकी दादी जी का 17 साल। अभी मैं उनके परदादा नेहरू जी पर नहीं जा रहा हूं। तो 17, 5, 22, 10, 32 साल लगा आपको समझने में कि देश को न्याय नहीं मिला है। तो आप कर क्या रहे थे? इंदिरा जी ने कहा गरीबी हटाओ। देखिए, वो बार जुमलेबाजी पर भी कोई रोक नहीं है। हमने अगर 6,000 करोड़ रुपया दिया किसानों के अकाउंट में, तो 12 करोड़ किसानों के आंखों में जा रहा है। मोदी जी ने कहा था, रविशंकर देखना कि हर हिंदुस्तान के हाथ में मोबाइल हो। मैं आपसे अनुमति से एक सवाल पूछूं यहाँ के बच्चों से। बच्चों, मेरे दोस्तों, बोलो तो तुम लोग कितने लोग फेसबुक पर हो? हाथ उठाओ। कितने लोग ट्विटर करते हो? हाथ उठाओ। देश का आईटी मंत्री तुम्हारे लिए ताली बजाता है। कीप इट अप। ये दुनिया बनाई है हमने, सूचना क्रांति इसे कहते हैं आप। तो ये हम काम करके दिखा रहे हैं। भारत इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब वो नहीं समझते। नहीं, वो आपके ये काम तो देख रहे हैं, लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि आपके राज में विजय माल्या भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, मेहुल चोकसी भाग गए और पैसे ले लेके भाग गए। अब इनके पैसे वापस लाके वो लोगों को देंगे। हाँ, 1 मिनट, इनको पैसे मिले थे कब, पहले ये बता दीजिए आप। सारे पैसे यूपीए सरकार ने दिए थे। वो फोन बैंकिंग होती थी ना, इनको मदद कर दो। रजत जी, 2008 तक या 7 तक बैंकों का एनपीए सिर्फ 18 लाख करोड़ था, और जो आने वाले 6 साल में बढ़कर 52 लाख करोड़ हो गया। इन्होंने पैसे दिया, इन्होंने सेवा की, वो भागे, हमको ला रहे हैं। आज जेल में बंद है नीरव मोदी ना। नीरव मोदी के 13,000 करोड़ रुपए हमने जब्त कर लिए ना सारे। उनका पूरा बंगला मुंबई में कहाँ, अलीबाग या कौन बाग में था, सब बुलडोज कर दिया ना। और जितनी देनदारी थी उससे ज्यादा जब्त कर लिया आप लोगों। और करेंगे, वापस आओ। और विजय माल्या रोज प्रार्थना कर रहे हैं। अब उनको उस जेल में भी रहने पर परेशानी हो रही है जिस जेल में महात्मा गांधी को रखा था अंग्रेजों ने। तो क्या कहा जाए नरेंद्र मोदी जी के साथ। और हाँ, एक बात, राहुल जी तो कभी करेंगे नहीं। अगर वो राहुल जी वो पैसे लाने की कोशिश करेंगे तो शायद उनको कहा जाएगा, हुजूर ये पैसे तो आप ही ने दिलवाए थे, हमसे मांगते क्यों हैं आप? देखिए रजत जी,
देश इस तरह के व्यंग विनोद से नहीं चलता। देश को चलाना एक गंभीर काम है, और राहुल गांधी और उनके सलाहकार जिस तरह उनको सलाह देते हैं, मैं क्या बताऊं आपको। चलिए छोड़िए। पर्सनल अटैक जो राहुल गांधी पर किया जा रहा है कि उनके संपत्ति को लेकर के जो अटैक किया आपने, और आपने बोला कि उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर जो अटैक किया, सर ये कहाँ तक उचित है? ये देखिए, राहुल पर कोई पर्सनल अटैक नहीं है, पॉलिटिकल अटैक है। अगर नेशनल हेराल्ड का शेयर जो पब्लिक शेयर था वो फैमिली का शेयर बन जाता है तो उस पर उनको केस जेल जाना, ये बेल लेना पड़ता है, हाई कोर्ट उनके क्वेश्चन के आवेदन को रिजेक्ट करता है, तो ये पॉलिटिकल इशू है, इसमें क्या गलत है? और आप मुझे ये बताइए कि 12 साल तक हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को झूठे केस में किसने फंसाया था? मैं उनका वकील भी रहा था सुप्रीम कोर्ट में, मुझे मालूम है। आज वो सभी से तब कर बाहर निकले और निर्दोष पाया गया। ये सारे केस प्रायोजित थे, तो उस समय तो ये सवाल नहीं उठते थे। सब कहते मोदी को रोको, मोदी को रोको। तो इसको हाँ, अस्तरहीन पर्सनल आरोप नहीं लगना चाहिए, मैं आपसे साफ साफ कहता हूं। और बेबुनियाद तरीके से चौकीदार चोर है, हमारे प्रधानमंत्री पर झूठा आरोप लगाना कौन लगाता है, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। लेकिन रविशंकर जी, जब आप आरोप लगाते हैं तो उनके पूरे परिवार को लपेटते हैं, रॉबर्ट वड्रा को पर आरोप लगाते हैं। आप लॉ मिनिस्टर हैं, 5 साल सरकार रही, किसी को पकड़ तो पाई नहीं, कोई आरोप साबित तो कर पाई नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीकानेर और हरियाणा की संपत्ति जब्त हुई है या नहीं? ईडी काम कर रहा है कि नहीं? इनकम टैक्स काम कर रहा है कि नहीं? वो बेल ले रहे हैं कि नहीं? वो कहते हैं हमारे खिलाफ पूर्वाग्रह से हो रहा है। काम करें तो परेशानी, न करें तो रजोई सवाल पूछें, कैसे चलेगा? और 3 साल तक उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा था कमीशन के बारे में। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, एक होता है रॉबर्ट वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। वो क्या है कि आपने 7-8 लाख रुपए लगाए और 3 साल में आपकी संपत्ति हो गई 700 करोड़। हरियाणा में यही हुआ ना, आपने जमीन खरीदी, वो सब जमीन को एग्रीकल्चर को कमर्शियल कर दिया गया, बाकी कहानी आप जानते हैं। तो ये वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट देश को नहीं चाहिए। वो भी फेसबुक पर काफी एक्टिव है, उन्होंने लिखा है कि अब मैं पूरे देश में घूम घूम के बीजेपी के खिलाफ प्रचार करूंगा। स्वागत है, इससे हमें चिंता नहीं है। राहुल गांधी को चिंतित होना चाहिए कि बहन के साथ साथ बहनों भी आ गए, हमें नहीं चिंता। एक और ब्रेक के रुकते हैं, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में पटना के इस खास शो में एक और सवाल रविशंकर प्रसाद से। वेलकम बैक। पटना शहर में आपकी अदालत के इस खास शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मेरे मेहमान हैं भारत के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। अगला इल्जाम रविशंकर प्रसाद। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पर आरोप है कि बिहार में इनका गठबंधन बेमेल है। अब देखिए, आपके विरोधी कहते हैं और आप बार बार कहते हैं कि जो महागठबंधन है ये महामिलावटी है। अब नीतीश कुमार के साथ जो अलायंस किया उसके बारे में कहते हैं लोग ये मिलावटी है, बनावटी है, बिहार की भाषा में बोलूं तो चुनावटी है। देखिए, मुझे इसका अच्छा कि आपने सवाल किया। बिहार में 15 में लालू जी नीतीश जी साथ साथ थे। नीतीश जी की ईमानदारी पर मैं कभी शक नहीं करता हूं, और हम लोग हार भी गए थे 2015 में। लेकिन नीतीश जी ने जो लालू के साथ भ्रष्टाचार के मामले आए तो सुशील मोदी ने उठाया, 42 प्लॉट किसी को, 50 प्लॉट किसी को, नौकरी लो, जमीन लिखो। तो नीतीश जी ने कहा इसका लालू जी जवाब दे दीजिए आप। उन्होंने जवाब नहीं दिया। और नीतीश जी अटल जी की सरकार में साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने 5, 7, 8 साल यहाँ काम किया था। वो व्यक्तिगत रूप से बहुत ईमानदार है। तो अगर लालू जी ने भ्रष्टाचार का जवाब नहीं दिया तो फिर वो अलग हुए। लेकिन ये कैसे भूल जाए कि नीतीश जी कहते थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। बहुत सही कहा, ये तो है, मैंने भी इनका आरोप लगाया था। आज अगर नीतीश कुमार खुले मन से नेता, नीति और नियत, नेता नरेंद्र मोदी, नियत ईमानदारी से काम करना और नीति देश को बड़ा बनाना, इसके साथ आए हैं। नीतीश जी भी हैं, रामविलास जी भी हैं, बाकी लोग। तो लालू जी तो ठीक कहते हैं 5 साल में 5 पार्टियां बदली, 5 सरकारें बदली, तभी तो कहलाए पलटुओं के सरदार। देखिए, अब लालू जी का कितने से कितना अलायंस हुआ, कहाँ से गए, शरद जी के साथ, वहाँ से बाहर। अब वो जेल में है, मैं उन पर ज़्यादा नहीं बोलता, आपको मालूम है। मेरा एक और परिचय आपको मालूम है ना,
चारा घोटाले, अलकतरा घोटाले को उजागर करने वाले वकील रविशंकर प्रसाद आपके सामने बैठे हैं, पता है ना आपको? तो मैं उस पर आप ज़्यादा नहीं बोलता, वो अब जेल में गए, छोड़िए, उनकी अलग कहानी है। लेकिन अगर आप दोनों का अलायंस नहीं चला और जिस अलायंस को नहीं चलने में मुद्दा भ्रष्टाचार था, तो लेकिन रविशंकर जी, आपने खुद कहा था, ये 7 सितंबर 2015 का बयान आपका मेरे पास में है, आपने कहा लालू नीतीश के बीच गठबंधन अवसरवादी, पारिवारिक, भ्रष्टाचार और अपराधियों का महागठबंधन है। तो ये सारे विशेषण लालू जी के लिए थे या थोड़ा बहुत नीतीश जी के लिए भी था? नहीं, देखिए, जो अतीत है मेरा, इससे मुझे याद है, आप ही के यहाँ मैं आया था और मैंने कहा था, लेकिन उसके बाद की कहानी है ना, बिहार में जो हुआ। देखिए, नीतीश जी के बारे में फिर कहूँगा, कलेक्टर पोस्टिंग करना है तो आधा आधा करो, एसपी पोस्टिंग करना है तो आधा आधा करो, थानेदार कौन होगा तो आधा आधा करो। मुख्यमंत्री को अधिकार मिलना चाहिए ना, तो वो तो असहजता अपनी जगह पर थी। और शायद मैं आपके चैनल पर बड़ी विनम्रता से बोल रहा हूँ, नीतीश कुमार को लगा कि मेरी निभ सकती है भाजपा के ही साथ ही, मेरी नहीं निभ सकती है लालू जी के साथ, क्योंकि नीतीश जी परिवारवाद के विरोधी हैं, ये मैं जानता हूँ। तो शत्रु जी ठीक कह रहे थे कि मैं करूं तो रासलीला, वो करें तो कैरेक्टर ढीला। ना सुने, उसका जवाब बहुत सिंपल है। अब फिर आप मुझसे शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में कुछ कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, तो छोड़िए, इस पर मैं क्या बोलूं। उनके विश्लेषण और उनके डायलॉग उनको मुबारक। लेकिन लालू जी ने जो किताब लिखी है, उसमें लिखा कि आपके साथ गठबंधन बनने के बाद 6 महीने बाद फिर से गए थे लालू जी से समझौता करने, फिर से आरजेडी के साथ अलायंस करना। अब देखिए, जिसके संदर्भ में कहा गया है उस बात को तो कह दिया गया है कि वो गलत है। उन्होंने किताब अपनी लिखी है, लिखवाई है, छोड़ दीजिए आप, बहुत लोग लिखते हैं। नहीं, उन्होंने कहा गलत है, लेकिन मैंने राबड़ी जी का बयान देखा, उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा कर्मियों से पूछ लीजिए, हमारे जो कर्मचारी उनसे पूछ लीजिए, 5 बार आए। एक जगजीत सिंह का है नज़म, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो सुशील मोदी ने कहा ना कि लालू जी ने अपने को बचाने के लिए किस किस नेताओं से क्या संपर्क किया, अरुण जेटली से क्या कहा कि आप हमें मुक्ति दिलाइए, तो ये बात बहुत निकलेगी ना, छोड़िए उस बात को। लेकिन मैं तो नीतीश जी की बात कर रहा हूँ, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि उनसे भी मिलने कई बार गए। नहीं, देखिए, एक बार नीतीश जी ने इसको डिनाई कर दिया तो मुझे उन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि देखिए, नीतीश जी में एक बहुत ही ग्रेव सोबर पॉलिटिशियन है। वो इतनी बार चुनाव जीते हैं, उनका एक सम्मान है, और वो राजनीति में एक शुचिता रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इतनी बार चुनाव जीते हैं, लेकिन इतनी बार उन्होंने अलायंस भी बदले हैं। जिना 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 वो बीजेपी के साथ 1995 में आए थे, चारा घोटाले की लड़ाई के साथ। 95 से लेकर 2013 तक हम लोग साथ थे। अटल जी की सरकार में वो 6 साल मंत्री भी थे, कभी ना भूलिए। बीजेपी के साथ 9 साल चलाया शासन, साथ और बिहार को जंगल राज से मुक्त करके आगे बढ़ाया। आज का पटना आपको ठीक ठाक दिखाई पड़ता है, उस समय 95 के पटना में भी आप आए होंगे, ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, छोड़ दीजिए आप। लेकिन बड़े सवाल क्या है कि वो नीतीश जी लालू जी के साथ गए, सच्चाई है। नीतीश जी ने मोदी जी की आलोचना की है, सच्चाई है। लेकिन आज जब उनको अनुभव हुआ, आज वही नीतीश जी ने मोदी जी के काम को देखा, योग्य प्रधानमंत्री के रूप में देखा, और यहाँ की परेशानी देखी, तो साथ में अब ये भी तो सच्चाई है कि फिर से लालू जी के पास जाने की कोशिश की और तेजस्वी यादव ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। ऐसा है, अब एक बार उसको नीतीश जी ने डिनाई किया हुआ है, तो मैं उस पर और कुछ नहीं बोलूंगा। अब किसकी एंट्री है और किसकी एग्जिट है, अभी अब तेजस्वी जी को मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, छोटे हैं, मेरी शुभकामनाएं। देखिए, उनकी शिकायत तो ये है कि जो जब से आप और नीतीश जी साथ में आए हैं, लालू जी को जेल में डाल दिया, पूरे परिवार के खिलाफ केस बना दिए, और नीतीश जी और उनके साथियों पर जो केस थे वो वापस ले लिए। देखिए, अच्छा है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। चारा घोटाले में पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, ट्रायल सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हुआ। ये पूरा जो रेलवे का घोटाला हुआ, ये तब की बात है जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। वो केस कब दर्ज हुआ था? मनमोहन सिंह की सरकार में। उसकी जांच होती है कि अब संपत्ति दी एक कंपनी को, उस कंपनी का पटना में 8 एकड़ का प्लॉट किसके पास चला जाता है, कहाँ से कंपनियां बनती हैं, उसमें कहाँ से बिहार का बिगेस्ट मॉल बनने लगता है, ये सब क्या है? तो वो चार्जशीट की बात है, चार्जशीट फाइल हुआ है, वो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, लेकिन झूठा केस हमने कराया। देखिए, अभी भारत में हम लोगों ने एक नई बात देखी, नौकरी लो, जमीन लिखो, रेलवे की नौकरी लो, फ्लैट लिखो। ऐसा हुआ है क्या आज तक? ये भी हमने देखा है। तो फिर
इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले आएंगे, चारा, अलकतरा, नौकरी स्कैम, तो कहीं ना कहीं तो कार्रवाई होगी ना। और देखिए, आज मैं पहली बार आपके चैनल पर बोल रहा हूं, लालू जी जेपी मूवमेंट की उपज है, जहां से मैं भी निकला, मेरे परिचय में बताया गया। लालू जी हमसे उम्र में 8-9 साल बड़े हैं। लालू जी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, सुशील मोदी महामंत्री थे, और मैं इंटर पास करके सहायक महामंत्री था। मैंने इंटर पास किया था, सुशील मोदी बीएससी में थे। लालू जी कितने साल से लॉ के लास्ट ईयर में थे, उसकी चर्चा भी मैं नहीं करूंगा, ठीक है। उन्होंने अलायंस किया था, जेपी मूवमेंट शुरू किया था। भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है, और वो कैसा बिहार बना अभी चर्चा कर चुका हूं। तो जनता के सामने कहीं ना कहीं तो आपको अपना दायित्व पेश करना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। लेकिन सारे के सारे केसेस लालू जी के परिवार के खिलाफ ही क्यों बाकी हर मेंबर के खिलाफ? देखिए, मैं अनावश्यक आरोप कभी नहीं लगाता। आप पूछ रहे हैं तो मैं आपसे बता रहा हूं, आपने अगर करोड़ों के 2-3 बड़े बड़े मकान दिल्ली में खरीदे हैं, तो आपको सोर्स ऑफ इनकम तो बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? बहुत सिंपल सी बात है। तो ये सवाल आए, आप जवाब नहीं दिए, तो आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई हो रही है, आप न्यायालय से छूट जाइए। पूरे चारा घोटाले में कहा गया, आज तक कहा गया है, प्रायोजित है, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है। आपको लोअर कोर्ट में सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कार्रवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर किया, हाई कोर्ट ने मॉनिटर किया, आपको सजा हो रही है, तो फिर भी आप कह रहे हैं प्रायोजित है। इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप एक तो जेल में डाल दिया, और पिछले 2 महीने से परिवार के किसी मेंबर को लालू जी से मिलने नहीं दिया। वो बीमार हैं। तेजस्वी ने कहा कि उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसा युद्ध बंदियों के साथ होता है। देखिए, आप जब कन्विक्टेड हैं तो उसकी एक नीति होती है कि एक वीक में कितने लोग मिलेंगे। क्या ये सच्चाई नहीं है कि उनसे अस्पताल में भारत के विपक्ष के सब नेता मिलने गए थे, जो महामिलावटी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी भी गए, कांग्रेस पार्टी के लोग भी गए, जो लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ वो भी गए, बाकी नेता गए, सब गए। तो किसी को बंदिश थी क्या? क्योंकि चुनाव के लिए आ रहे हो तो लगता है कि अस्पताल ने भी कहा थोड़ा रिलैक्स कर दो। मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप कन्विक्टेड हैं तो आपको उसका नियम पालन करना पड़ेगा। लेकिन चलिए, अब जब वो नियम वो पालन कर रहे हैं तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये बात आप जेल के अथॉरिटी से पूछिए, मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ। जो ये विश्वास दिला सकते हैं आप बिहार की जनता को कि जो नीतीश कुमार के साथ आपका अलायंस है वो फाइनल है, अब वो वापस छोड़ के नहीं जाएंगे? हमारी उनकी मिट्टी एक है ना, मैंने बताया ना, 95 में साथ आए और 2000 मिट्टी तो 5 साल पहले भी एक ही थी। 2013 तक साथ रहे, उसके बाद की कहानी आपको बता दी। आज हमारा अलायंस पुख्ता है, नेता है नरेंद्र मोदी, बाएं तरफ नीतीश कुमार, दाएं तरफ रामविलास पासवान, और बाकी पार्टियां। उनका नेता कौन है? क्या वहां एक हफ्ते का प्राइम मिनिस्टर होगा क्या? मैंने सुना मायावती जी ने कहा मैं बनूंगी, तो ममता जी ने कहा मैं कम हूं क्या, मैं बनूंगी। तो फिर अखिलेश जी ने कहा हम भी लाइन में पीछे हैं। तो जब राहुल गांधी का नाम कोई नहीं ले रहा था तो उनकी बहन ने कहा हमारा भैया भी बन सकता है प्रधानमंत्री। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। ये क्या? देखिए रजत जी, नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं। 2019 का भारत 90 का भारत नहीं है। वीपी सिंह 9 महीना, चंद्रशेखर जी 4 महीना, देवेगौड़ा 9 महीना, गुजराल साहब 8 महीना। अब ये देश स्थायित्व चाहता है, स्टेबल लीडर, मजबूत सरकार, मजबूत नहीं। और यह है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने भारत का मान आगे बढ़ाया है। तो एक और ब्रेक हम ले लेते हैं, एक और ब्रेक रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में रविशंकर प्रसाद पर इल्जाम और तो सवाल आपका एक और दौर। नमस्कार, पटना में आपकी अदालत के इस इलेक्शन स्पेशल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे मेहमान हैं भारत के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। पटना से उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद अगला। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पर इल्जाम है कि इनकी पार्टी में तानाशाही चलती है। अब ये सारे इल्जाम आपके प्रतिद्वंदी लगा रहे हैं, आप उनका नाम न लें, लेकिन जो बात कह रहे हैं उसमें कुछ तो है। वो कहते हैं कि मैं 27 साल बीजेपी में रहा, ऐसे वक्त में आया था जब 2 एमपी थे, इतनी बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन अब ये पार्टी 1 मैन शो 2 मैन आर्मी। उनको 27 साल लगा ये समझने में, ये भी एक आश्चर्य की बात है। 14 साल, जरा सा एक बार उनके पुराने स्टेटमेंट निकाल लीजिए आप, जिन्होंने मोदी जी के बारे में क्या कहा जब वो 14 साल गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मैं मोदी जी के साथ बैठता हूं उनके कैबिनेट में, और मेरा परम सौभाग्य रहा मैं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के में भी मंत्री रहा हूं। मोदी जी जितना हार्ड वर्क करते हैं, 15 घंटे 16 घंटे,
और हम लोग की छोटी बात में भी कैबिनेट पर कहते हैं इस पर विचार करो। जितना वो खुला अवसर देते हैं हम लोग को बात करने का, अपनी बात रखने का, वो कहते हैं एक चपरासी से भी तुम्हें ज्ञान मिले, ज्ञान लिया करो। वो तो कह रहे हैं कि मोदी से सब डरते हैं, उनके सामने कोई इसकी आवाज नहीं निकलती। ठीक है, कोई लोग अगर राजनीतिक प्रायोजित भाव से बोलते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है, हाँ? लेकिन जनता को बता दीजिए कि उनके सामने आप बोल पाते हैं? खूब बोलते हैं, कैबिनेट में खुलकर चर्चा होती है, ये बताना चाहता हूं। एक दिन मोदी जी ने कहा हम लोग सभी झाड़ू लगाएंगे, तुम लोग भी लगाओगे, तो चर्चा हुई और आज उनका सही निकला सोच कि एक बार वो झाड़ू लेकर निकले, स्वच्छ भारत एक बड़ा आंदोलन बन गया। आज कई कानून के मामलों पर आप लोग, मेरी छोटी बहनें और बेटियां बैठी हुई हैं कि 12 साल से कम के बच्चों पर बलात्कार होता है तो फांसी देनी चाहिए। कुछ लोग पक्ष में नहीं थे, चर्चा हुई कि नहीं, ये देश का बड़ा एक विभत्स अभिशाप बन रहा है, और एग्री किए। तो बहुत खुल के चर्चा करने की बात करते हैं और वो कराते हैं, खुद भी मेहनत करते हैं और हम लोग को कहते हैं एवरी संडे शुड बी अ मंडे, ये काम करो आप, करते हैं हम लोग। लेकिन एक बात तो सही है, जिस तरह से अडवाणी जी के साथ व्यवहार हुआ, पार्टी के टॉलेस्ट लीडर चुपचाप टिकट काट दिया। देखिए एक बात समझिए, अडवाणी जी हम लोग के गार्जियन रहे हैं, उन्होंने हम सबों को बनाया है, लेकिन अडवाणी जी की उम्र, उनका अपना सुझाव, तो पार्टी ने उनसे चर्चा करके निर्णय किया, तो इसमें क्या परेशानी है भाई? राहुल गांधी ने कहा कि अडवाणी जी को बीजेपी ने लात मार के बाहर निकाला। ये शब्द बहुत गलत थे। अगर यही अडवाणी जी आज भारत के प्रधानमंत्री होते तो इससे अधिक अपशब्द बोलते हो। राहुल गांधी जी ने अपनी पार्टी में कितने बड़ों को लात मार के निकाला है, चर्चा कभी और करेंगे। राहुल गांधी जी, हमारी पार्टी खानदानी पार्टी नहीं है। अमित शाह बूथ के कार्यकर्ता थे अहमदाबाद में, राजनाथ सिंह मिर्जापुर में बूथ के कार्यकर्ता थे, नितिन गडकरी बूथ के एजेंट थे नागपुर में, और 71 के चुनाव में मैट्रिक पास करने के बाद मैं भी पटना के सालिमपुरा में एक बूथ एजेंट बना था जब एक इलेक्शन बीजेपी को लड़ रहे। हम लोग वहां से आगे बढ़े, खानदान से नहीं आते हैं। अब राहुल गांधी इसको नहीं समझ सकते। लेकिन मुरली मनोहर जोशी, वो भी भूतपूर्व अध्यक्ष, इतना कंट्रीब्यूशन नहीं, ठीक है, तो उनका कंट्रीब्यूशन का सम्मान है, यही तो है हमारी पार्टी है। सम्मान नहीं चाहिए, टिकट चाहिए उन्हें। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी है चरैवेती, चरैवेती। और देखिए, ये तो हमारी पार्टी की मजबूती है ना। ये निर्झर क्या है, मस्ती ही इसका पानी है। कार्यकर्ताओं की फौज आती है, आगे बढ़ाती है। हम लोग बूथ के कार्यकर्ता से राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे, कल हम लोग के बाद बाकी लोग नौजवान आएंगे, तो अच्छी बात है ना। हमारे यहाँ ये नहीं कि एक खानदान, एक परिवार, चुनाव हारते रहो, अपने से नहीं संभला तो बहन को बुला लो, जब बहन आ गई तो बहने ने कहा मैं भी किसी से कम थोड़े नहीं हूँ। ये नहीं होता है हमारी पार्टी। लेकिन शत्रु जी और भी नाम गिना रहे थे, यशवंत सिन्हा का नाम वो गिना रहे थे। वो विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, और उनका कोई इस्तेमाल पार्टी नहीं कर रही, सबको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। अब देखिए, यशवंत सिन्हा ने बहुत बोला है पिछले 5 साल में, आज आपके चैनल पर बोल ही देता हूँ। हमारी पार्टी ने यशवंत सिन्हा 93 में हमारी पार्टी में आए, और पार्टी ने उनको भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री और पार्टी का अध्यक्ष छोड़कर सब पद दिया। विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, बिहार का भाजपा का अध्यक्ष, प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, क्या क्या नहीं दिया। अब आज वो बोल रहे हैं तो छोड़ दीजिए, मैं क्या बोलूँ। कई बार ये मामले निजी भी होते हैं, उनके साथ मैं कुछ नहीं कहूंगा। अरुण शौरी भी हैं, बड़े विद्वान, वो भी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे। ठीक है, बड़े विद्वान हैं। अब जिनके निजी कारण रहे उन पर क्यों मुझसे टिप्पणी करा रहे हैं, छोड़ दीजिए आप। आज देश इन लोगों से ऊपर निकल गया है, आज देश भविष्य की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं। लेकिन ये बात तो सच है कि 5 साल से ये लोग पार्टी को क्रिटिसाइज करते रहे। बिहारी बाबू, शत्रुघ्न सिन्हा भी पार्टी की फजीहत करते रहे, लेकिन पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कोई एक्शन लेने की। आप फजीहत कर रहे थे तो फिर टिकट की अपेक्षा क्यों करते हो? फजीहत कर रहे थे तो फिर कुछ पुरस्कार की अपेक्षा क्यों करते हो? अब पार्टी ने क्यों नहीं निकाला? हमारी पार्टी लगता है लॉन्ग रोप दो, शायद समझ जाएंगे, सुधरेंगे, नहीं सुधरे मामला चैप्टर। भाई वो अखिलेश यादव की रैली में गए तो एक्शन नहीं लिया, ममता बनर्जी की रैली में गए तो कोई एक्शन नहीं लिया। चुनाव का वक्त आया तो सही एक्शन ले लिया ना, बस हो गई बात। अब वैसे हमने ये भी पहली बार देखा है, ये दूसरा कमेंट के बारे में कर रहा हूं आपकी अनुमति से, कि पटना में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, वहां पर पत्नी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार,
पटना में राहुल गांधी उपयुक्त उम्मीदवार प्रधानमंत्री के, लखनऊ में मायावती जी और अखिलेश जी उपयुक्त उम्मीदवार। अरे भाई, एक जगह तो फिक्स रहो। कितना बड़ा दिल है, हाँ, तो सबको प्रधानमंत्री बनाते इसमें कहाँ शक है साहब, बहुत बड़ा दिल है। जिस पार्टी में रहो, कम से कम उस पार्टी की तो समर्पण होना चाहिए विचारधारा के साथ। अब ये नहीं है तो उनका विचार है, मैं क्या बोलूं। मैं उनके साथ मुद्दों पर लड़ूंगा। देश के विकास की तस्वीर क्या है, भारत का रोड मैप क्या है, भारत को कहां ले जाना चाहते हैं आप, भारत को इकोनॉमिकली क्या करना चाहते हैं आप, ये बताइए, चर्चा होगी। उनके लिए आप कह सकते हैं कि चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला, अगर सभी होते अपने तो बेगाने कहाँ जाते। जनता में से सवाल पटना साहिब और हमारे भावी सांसद महोदय से एक सवाल है कि सर, आप शुरू से कहते रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा जी आपके परम मित्र रहे हैं, क्या आपने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की, बात नहीं की, जाने क्यों दिया? देखिए, पहली बात आप जान लीजिए, आप अगर ममता जी की रैली में जाकर हमारे प्रधानमंत्री को चोर कहेंगे तो क्या बातचीत की जाए, आप मुझे बताइए। जिस तरह की हल्की हल्की बातें उन्होंने किया, उन्हें सवाल मुझसे कड़े कड़े पीछे, क्या बात किया जाए। तो लगता है कि वो नमस्ते के मूड में आ गए थे, तो जब चुनाव का वक्त आया तो पार्टी ने नमस्ते कर दिया। यही तो बात है, इज्जत के साथ। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ये पटना साहब का ऐसा कॉन्टेस्ट है, मैंने उनसे 1 घंटे तक आपकी अदालत में सवाल पूछे थे, आपके बारे में कुछ नहीं कहा, आपने भी उनके बारे में किसी तरह का नाम लेकर हमला नहीं किया, और वो ये कहते हैं कि रवि बाबू से बैर नहीं, बीजेपी तेरी खैर नहीं। शत्रुघ्न बाबू से बैर नहीं, कांग्रेस तेरी खैर नहीं। रविशंकर जी, आपने हर सवाल का जवाब दिया, बेबाकी से दिया, कोई सवाल डक करने की कोशिश नहीं की। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा आप पटना की जनता फैसला दे आज के इस मुकदमे पर। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। पटना की इस जनता का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे खास शो में, इलेक्शन स्पेशल में। रविशंकर प्रसाद से हमने हर तरह के सवाल पूछे, बीजेपी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में, एयर स्ट्राइक के बारे में, उनके प्रतिद्वंदी शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में, प्रियंका गांधी के बारे में, और फिर नीतीश कुमार और उनके गठबंधन के बारे में। रविशंकर प्रसाद ने हर बात का खुलकर जवाब दिया। अब यह फैसला आपको करना है, पटना की जनता को करना है। आप में से जिन लोगों को रविशंकर प्रसाद की बातों पर यकीन है, ताली बजाकर, हाथ उठाकर सब बताएं, तब फैसला हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी अदालत का यह खास शो, स्पेशल शो पटना से आज यही खत्म करते हैं। अगली बार आपसे मुलाकात होगी एक नए शहर में, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।